हेलो एवरीवन, बीएससी फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर की सीरीज में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या होता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इसके पहले वाले लेक्चर भी आप देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, वैसे अभी ये लेक्चर पूरा बेसिक ही है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये एक टेम्परेचर की डेफिनेशन को बताता है। ठीक है, लाइन से हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ नियम को पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ऊष्मीय साम्य क्या होता है। ऊष्मीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये डेफिनेशन हम पहले लिख चुके हैं कि निकाय के विभिन्न भागों का ताप तथा परिवेश का ताप यदि समान है तो हमारा निकाय क्या कहलाएगा, ऊष्मीय साम्य में कहलाएगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेम, देन आवर सिस्टम इज कॉल्ड इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैं इसको डेफिनेशन को लिख देता हूं पहले। यहां पर डेफिनेशन क्या होगी इसकी, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेम, then system is said to be in thermal equilibrium। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेते हैं इसको, फिर आप लिखेंगे। निकाय के यदि निकाय के विभिन्न भागों का ताप तथा निकाय व परिवेश का ताप समान हो तो निकाय ऊष्मीय साम्य में होगा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। निकाय क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है या सिस्टम और सराउंडिंग हम पढ़ चुके हैं। परिवेश क्या होता है, ऊष्मीय साम्य क्या होता है। यहाँ पे सिंपल सा वर्ड दिख रहा है आपको कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर बराबर है तो हमारा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, हमने तीन टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े हैं। पहला इक्विलिब्रियम है थर्मल मैकेनिकल एंड थर्ड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीनों, अगर हमारा सिस्टम तीनों इक्विलिब्रियम में होता है तो सिस्टम क्या कहलाएगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं। जैसे हमारा सिस्टम है सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। ठीक है, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, ये टेम्परेचर मान लेते हैं T1 पे, ये टेम्परेचर T2 पर है। अगर हमारा सिस्टम डिफरेंट टेम्परेचर पे है तो ये इक्विलिब्रियम में तो नहीं होगा, लेकिन अगर किसी तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर दूं, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि अगर इनिशियल कंडीशन ये है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो क्या होगा कि इस सिस्टम में से हीट इस सिस्टम में जाती रहेगी। कब तक जाती रहेगी?
जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो। मतलब कि सिस्टम में चेंज होता रहेगा। अगर दो सिस्टम को हम कनेक्ट कर रहे हैं और उनके बीच टेम्परेचर डिफरेंस है तो उनके बीच हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा, और हीट का ट्रांसफ़र होगा तो कुछ चेंज होता रहेगा हमारे सिस्टम में। इसका टेम्परेचर घटेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है और ये हीट को एक्सेप्ट कर रहा है। और ये कब तक ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा? जब तक कि दोनों सिस्टम का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो ये हमारी कंडीशन होती है थर्मल इक्विलिब्रियम या फिर ऊष्मीय साम्य की। इसको आप बना लीजिए पहले। तो ये बहुत छोटा सा स्टेटमेंट था और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो एक बाल्टी ले लीजिए, जैसे एक छोटी सी बाल्टी है, ठीक है। इसमें गर्म पानी रखा हुआ है। मान लेते हैं कि 70 डिग्री सेल्सियस का वाटर रखा हुआ है, क्लियर है। और आप क्या करते हैं, इसमें एक दूसरी बाल्टी के द्वारा, ये जैसे दूसरी बाल्टी है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, इसमें इसके पानी को मिलाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि दो सिस्टम हमारे कनेक्ट हो गए। और जैसे ही आप मिलाएंगे दो सिस्टम को, कनेक्ट करेंगे किसी भी तरीके से, तो सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कब तक चेंज आते रहेगा। मतलब कि इस सिस्टम को आपने इसमें मिलाया तो क्या हो जाएगा कि इसकी जो हीट रहेगी वो इसको ट्रांसफ़र होती जाएगी, और जो रिजल्टेंट हमारा सिस्टम होगा, जो नया बनेगा, पानी की मात्रा भी बढ़ जाएगी और जो टेम्परेचर होगा वो घट चुका होगा। और हम बात करें अगर इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स की, तो उस कंडीशन में हमारा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रोसेस हमारा चलते रहता है। तो चलिए फिर इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं ऊष्मागतिकी के 90वें नियम की। यदि दो निकाय, ये इन जनरली हमको टेम्परेचर की डेफिनेशन पता चलेगी इसमें, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट है, यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के सापेक्ष ऊष्मीय साम्य में हो तो वह दो निकाय भी एक दूसरे के सापेक्ष ऊष्मीय साम्य में होंगे। If two systems are in equilibrium with respect to the third system, then these two systems are also in thermal equilibrium with respect to each other। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसमें थर्मल होगा, ठीक है, equilibrium with respect to the third system, then these two systems
आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर दो सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो दो सिस्टम में हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टी यही है कि कनेक्ट कैसे होंगे। मैंने आपको कहा कि सिस्टम जो हम लोग लेंगे, हम जितनी भी बातें करेंगे यहाँ पर, वो एक ऐसी चीज़ें होंगी कि हमको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोसेस हो सकता है। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि सिस्टम जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। और तीनों सिस्टम में कंडीशन डिफरेंट रहती थी। उनकी जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो वाल रहता था वो अलग रहता था। अगर सिस्टम में हीट, सिस्टम से सराउंडिंग हीट को ट्रांसफ़र करना है तो वाल कंडक्टिंग होनी चाहिए, और सिस्टम में से हीट को ट्रांसफ़र नहीं करना है बाहर की ओर, तो वाल कैसी होगी हमारी, सिंपल एक नॉन कंडक्टिंग होगी। तो इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है। ये बेसिक सा अरेंजमेंट है, बहुत छोटा सा ही। सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, और ये दोनों सिस्टम क्या है, तीसरे सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के सापेक्ष ऊष्मीय साम्य में होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इसका टेम्परेचर TA है, इसका टेम्परेचर TB है, और इसका टेम्परेचर TC होगा। तो क्या कह रहे हैं कि TA इक्वल टू TC एंड TB इक्वल टू TC, ये कहा जा रहा है। और फिर बाद में क्या स्टेटमेंट दिया रही, साम्य में हो तो वह दो निकाय भी एक दूसरे के सापेक्ष ऊष्मीय साम्य में होंगे। ये जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट है। तो यहां पर ध्यान रखें कि ये दोनों सिस्टम के बारे में हमें नहीं पता, इन दोनों के बीच क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमें नहीं पता, लेकिन हमें A और C के बारे में पता है, B और C के बारे में पता है। तो उसके आधार पे हम A और B के बीच का रिलेशन बता सकते हैं, अगर तीनों कनेक्टेड हैं तो। A और C जो सेपरेटिंग वॉल है वो कौन सी है, कंडक्टिंग है। B और C जो सेपरेटिंग वॉल है वो कंडक्टिंग है, लेकिन A और B के बीच जो सेपरेटिंग वॉल है वो नॉन कंडक्टिंग है। लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम में होंगे, तो स्टेटमेंट को इस तरह से लिखेंगे, इफ TA इक्वल टू TC एंड TB इक्वल टू TC। ये दोनों क्या होंगे, A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में, देन TA इक्वल टू TB। ये कैसे होगा, ये देखिए इनडायरेक्टली तो दोनों सिस्टम कनेक्टेड दिख ही रहे हैं ना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट होगा, इसको लिख लीजिए आप। यहाँ पे हमारा ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम कंप्लीट होता है। तो इसी में हम टेम्परेचर की डेफिनेशन को लिखेंगे कि टेम्परेचर किस तरह से डिफाइन होता है। तो देखिए यहां पर हमने स्टेटमेंट क्या लिखी थी कि टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू थर्ड सिस्टम, देन दीज टू सिस्टम आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो सिस्टम हमारे A और B किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तभी वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अगर A और B सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो वो दोनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है। तो टेम्परेचर क्या होता है उसको डिफाइन करते हैं, ताप किसी निकाय का वह गुण है जो यह ज्ञात कराता है कि कोई दो निकाय ऊष्मीय
साम्य में है या नहीं। यदि दो निकाय ऊष्मीय साम्य में होंगे तो उनके ताप समान होंगे, और यदि ऊष्मीय साम्य में नहीं है तो उनके ताप समान नहीं होंगे। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल सी बेसिक सी स्टेटमेंट है। टेम्परेचर is the property of a system which recognize the two system are in thermal equilibrium or not. If temperature of two system are same, then they are in thermal equilibrium. But if temperature of two system are not same, then they are not in thermal इक्विलिब्रियम। तो इसको लिख लीजिए आप, ये टेम्परेचर की डेफिनेशन होगी। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाने के लिए, तो आपको अभी तक जितना बताया गया पूरा लिखना होगा। डायग्राम को भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिखना होगा। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ फंक्शन वर्क डन। कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ फंक्शन वर्क डन। पथ
फलन की अवधारणा कार्य। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को, तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में वर्क डन किस तरह से होता है पिस्टन और सिस्टम के द्वारा। ठीक है, इसमें हमने दो प्रकार के वर्क डन पढ़े थे, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम मतलब कि सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं या गैस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलते हैं, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। और अगर हम पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलें, कंप्रेस करें, तब क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो हमारा सिस्टम देखिए दो प्रकार का है इन जनरली। एक होता है आपका सिस्टम जो होता है उसमें जो वर्क डन होगा वो दो प्रकार का होगा, एक्सटर्नल वर्क डन बाह्य कार्य, और होगा इंटरनल आंतरिक कार्य। ठीक है, दोनों क्या होते हैं उसको आपको बस समझना है और कुछ नहीं है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो वर्क डन होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाएगी, तब ये वर्क डन क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल वर्क होगा। और इंटरनल वर्क डन का मतलब क्या होगा कि सिस्टम के एक भाग से दूसरे भाग में जो इंटरेक्शन होगा, सिस्टम के एक भाग से दूसरे भाग में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल वर्क डन। इंटरनल वर्क डन इन जनरली ये ध्यान रखना है कि हमको जो मेन डिस्कशन करना है वो एक्सटर्नल वर्क डन का ही डिस्कशन करना है। इंटरनल वर्क डन का मतलब होता है आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम एक्सटर्नल वर्क डन को डिस्कस करने वाले हैं। और पथ फलन की अवधारणा बोल रहे हैं तो वो कार्य होगा तो एक्सटर्नल वर्क डन होगा। ठीक है, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो एक्सचेंज होता है या फिर इंटरेक्शन होता है, निकाय और परिवेश के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो आपका एक्सटर्नल वर्क डन या बाह्य कार्य कहलाएगा। लेकिन अगर सिस्टम को हीट देने पर या सिस्टम से हीट निकालने पर सिस्टम के एक भाग से दूसरे भाग में जो इंटरेक्शन होगा उसको क्या कहेंगे, हम इंटरनल वर्क डन या फिर इंटरनल एनर्जी कहेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो एक्सटर्नल ना बोलकर हम इसको वर्क डन ही कहते हैं, सिंपल। और वर्क डन का मतलब जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में हम समझेंगे कि किसी सिस्टम में जो चेंज होता है, किसी सिस्टम में जो चेंज होता है वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, मतलब कि हमारा सिस्टम अगर मान लेते हैं कोई सिस्टम है हमारा, ये इसकी इनिशियल स्टेट हो गई, स्टेट को मैं लिख देता हूं अवस्था। इसका टेम्परेचर यहां पर क्या था, T1 था। अब कुछ समय बाद क्या हुआ, हमने इसको हीट दिया तो क्या हो जाएगा, ये जो सिलेंडर पिस्टन है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, मतलब इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट आ गया तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरह से क्या होगा, प्रोसेस हुआ हमारा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के दौरान जो चेंज हो रहा है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, निकाय द्वारा किया गया कार्य होगा। तो इसको मैं एक बार और आपको बता देता हूं कि आप दो चीजों को ध्यान रखेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, निकाय द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव या धनात्मक होता है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलें,
तो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, या और भी धकेल सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका टेम्परेचर वापस यही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, बाहर से, परिवेश से हम क्या कर रहे हैं, इस पर कुछ कार्य कर रहे हैं। तो परिवेश से कार्य करते हैं तो वर्क डन, मतलब सिस्टम के ऊपर कार्य करना होता है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। निकाय पर किया गया कार्य नेगेटिव लिया जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में थर्मोडायनामिक प्रोसेस पढ़ने के दौरान। तो इसको देख लीजिए आप यहाँ पर। और यहाँ ध्यान रखिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम जब होता है तो सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, दिख भी रहा है यहाँ पर तो कि ये जो इसका वॉल्यूम अगर V1 था यहाँ पर इनिशियली, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो V2 हो गया। तो इन दोनों को आप कंपेयर करें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में, तो V2 इज ग्रेटर देन V1 आपको दिख भी रहा है आसानी से। इसको लिख लीजिए आप। और हाँ, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ फंक्शन या पथ फलन की अवधारणा। तो पथ फलन की अवधारणा हम पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं, थर्मोडायनामिक सिस्टम में ऐसा चेंज जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के साथ साथ उस पथ पर भी निर्भर करता है जिस पाथ से वो सिस्टम में चेंज हुआ होगा, तो उसको क्या कहेंगे, पथ फलन या पाथ फंक्शन। ठीक है। और थर्मोडायनामिक में ऐसा चेंज जिसमें थर्मोडायनामिकल क्वांटिटी केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर निर्भर करती है, पथ पर नहीं करती, तो उसको पॉइंट फंक्शन कहते हैं। पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होता है, ये भी मैंने आपको मैथमेटिकली पूरी तरह से प्रूफ करके बताया है। तो उस लेक्चर को भी आप देखिए, पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन को। तो यहां तो हो गया होगा आपका ये। तो इसमें कार्य को समझने के लिए हम कार्य को डिफाइन करते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम को समझते हैं पहले, कि वर्क डन बाय द सिस्टम होता क्या है। कि अगर हमारा सिस्टम है, अगर उसको मैं हीट देता हूं तो क्या होगा, उसके सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सिस्टम की वाल के चारों ओर क्या करेंगे, एक बल लगाएंगे या फिर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। और प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, उसका जो पिस्टन होगा वो ऊपर की तरफ खिसकेगा। तो इस तरह से इन जनरली सिलेंडर और पिस्टन का मतलब ये होता है, मैंने अभी तक इस टाइप का ही बनाया था, ये मैं अभी इस टाइप का बना रहा हूं। ये हमारा क्या है, पिस्टन है, जैसे पिचकारी होती है ना वैसा ही। तो देखिए यहां पर कि ये इस तरह से, इसका वॉल्यूम है V1। चलिए इसको मैं पहले यहां पर बना देता हूं। ये क्या हो गया हमारा, पिस्टन और सिलेंडर। और ये जो है, ये पार्ट जो है हमारा, इसका एरिया मान लेते हैं कि A है। और ये सिस्टम या गैस सिस्टम है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं और वो क्या करेंगे, सिस्टम के वाल के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। और प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो हमारा पिस्टन है वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। इतना सा मान लेते हैं खिसक गया। तो देखिए यहां पर इसमें चेंज कितना आया, dx चेंज आ गया, एरिया उतना ही है इसका A। तो इसमें क्या क्या चेंज आया होगा, इसका वॉल्यूम V1 था, इसका वॉल्यूम V2 हो जाएगा। और प्रेशर क्या हो जाएगा इसका P2 एंड इसका P1
टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T2। ये कुछ वर्क हुआ, गैस के मॉलिक्यूल्स के द्वारा पिस्टन को धक्का दिया गया और वो ऊपर की तरफ चला गया। कितना डिस्प्लेस हुआ? dx। मतलब प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर को P, फोर्स अपॉन एरिया, और वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस हुआ ये। अब देखिए यहां पर आप फोर्स की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा? F इक्वल टू P इंटू एरिया। P यहां पर मैंने रखा है इसको, एरिया इंटू dx। अब देखिए ये एरिया है और dx है, मतलब कि हमारा सिस्टम यहां से यहां तक खिसका तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आया? A इंटू dx। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? dx डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वॉल्यूम को मैं क्या करूंगा? डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूंगा। तो इसको लिखेंगे हम P इंटू dv, वेयर dv इक्वल टू A इंटू dx। तो इसको आप लिखिए, वर्क डन होगा हमारा फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल वर्क डन अगर हम लिखना चाहें तो टोटल वर्क डन, कुल कार्य, W इक्वल टू dW इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट। अगर स्टेट 1 मैंने इसको कहा, सेकेंड स्टेट ये वाली होगी। तो आप चाहें तो इसको इनिशियल फाइनल लिख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसको क्या लिख सकते हैं? P dV, इनिशियल टू फाइनल। इंटीग्रेशन होगा तो टोटल वर्क डन हमको मिल जाएगा। इसको लिख लीजिए जल्दी से। तो इतना क्लियर होगा आप सभी को। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये पाथ फंक्शन क्यों होता है, पथ फलन क्यों होता है। तो यहाँ पर हम पाथ फंक्शन की डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में जो चेंज है इनिशियल और फाइनल स्टेट के साथ साथ वो कौन से पाथ से वो चेंज हुआ है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। मतलब कि उसमें चेंज किस प्रकार का हुआ है, मतलब कि सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में किस प्रकार से हुआ है, किस पथ से हुआ है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसी के लिए कि सिस्टम में डिफरेंट टाइप के चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम को इंट्रोड्यूस करेंगे, इंडिकेटर डायग्राम। सूचक आरेख। फेमस डायग्राम है। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे वॉल्यूम एक्सिस और वाई एक्सिस पे लेंगे प्रेशर। वॉल्यूम इस दिशा में चेंज होगा और प्रेशर इस दिशा में चेंज होगा। और मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो इनिशियल से फाइनल स्टेट में जा रहा है। तो हमारा पहला प्रोसेस है, मान लेते हैं इस तरह का है। ये इनिशियल स्टेट हो गई, ये फाइनल स्टेट हो गई। फिर मान लेते हैं हमारा सिस्टम क्या करे, इनिशियल से फाइनल जा रहा है, पहले इस पाथ से जा रहा है। तो मैं इसको ए नाम देता हूं।
तो इनिशियल से फाइनल वर्क डन क्या हो सकता है? वर्क डन I to F कितना होगा? P इंटू dV, टोटल चेंज I to F। और वर्क डन हमारा डिफाइंड होता है इन जनरली इसमें कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसके आधार पे हम क्या कहेंगे इसको कि एरिया अंडर द कर्व इन वॉल्यूम एक्सिस। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। इस पॉइंट पे इसको मैं क्या लिखता हूँ, पॉइंट ए, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ स्मॉल ए एंड इसको स्मॉल बी। इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, ए है, और इस पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है, बी है। ए से बी में वॉल्यूम चेंज हुआ। तो इसमें देखिए एरिया अंडर द कर्व या वॉल्यूम अक्ष में जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, निकाय द्वारा किए गए कार्य या निकाय पर किए गए कार्य के। तो इनिशियल से फाइनल स्टेट में हम जा रहे हैं, तो इसमें जो वर्क डन होगा यही वाला IAF इज इक्वल टू एरिया ऑफ IAF BAI, मतलब कि IAF BAI ये आपका एरिया होगा इसके लिए, या वर्क डन होगा इस सिस्टम के लिए। अब इसी प्रोसेस को मैं क्या करता हूं, इसी प्रोसेस को डिफरेंट पाथ से देखते हैं। इसका पाथ अभी क्या था, IAF था। अब मैं कोई दूसरा पाथ ले लेता हूं। चलिए देखिए यहां पर अगर मैं इसी को दूसरे पाथ से लेके करना चाहूं तो ये था हमारा FI और ये था A। अब मान लेते हैं कि मैं इसको इस तरह से चेंज करता हूं, पहले इधर से इधर गए फिर इधर आए। इस पाथ को मैं नाम देता हूं पाथ B। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमको इसका एरिया निकालना होगा। फिर से आप क्या कीजिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और इस एरिया को आप निकालिए। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है सिंपल, लेकिन अगर इसका एरिया कितना होगा देखिए, IBF BABI इस तरह से। तो देखिए यहां पर वर्क डन फॉर दिस पाथ IBF ये होगा I कैपिटल B है स्मॉल f इज इक्वल टू कितना आएगा देखिए, एरिया ऑफ IBF फिर BABI BABI इस तरह से क्या होगा, हमारा एरिया होगा। और ऑब्वियसली आपको दिख रहा है कि इसका एरिया ज़्यादा है पहले वाले का, पाथ ए का, एज कंपेयर टू पाथ बी। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे एक प्रूफ हो भी रहा है कि दोनों वर्क डन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन सिस्टम में जो चेंज है वो सेम हो रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे, हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ही जा रहा है, लेकिन इसमें जो चेंज है वो सेम हो रहा है। लेकिन अगर डिफरेंट पाथ से जाएं, डिफरेंट प्रोसेस करते हुए जाएं, तो उसके लिए वर्क डन क्या होता है, डिफरेंट होता है। हमको कार्य अलग अलग करना होगा। जैसे आपको पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन का एकदम मैंने डिटेल भी बताया है इसमें, तो आप उसको भी देखिएगा और इस लेक्चर को भी देखिए। वैसे ही एक और ले लेते हैं। तो ये प्रोसेस है, मान लेते हैं इस तरह से। इस पाथ को मैंने C नाम दे दिया। तो अब कौन सा एरिया लेना पड़ेगा हमें, अब देखिए हमें ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा। यहां से ये जो पूरा एरिया है,
तो आई होप आपको ये डायग्राम 3 ठोक आपको बनाने होंगे। आई सी एफ, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। एरिया ऑफ आई सी एफ बी ए आई, आई सी एफ बी ए आई। तो इन तीनों को अगर आप कंपेयर करें तो यहां पे क्या आ रहा है, फ्रॉम द डायग्राम WIAF is not equal to IBF is not equal to WICF, then work done is path function. लेकिन चेंज जो है आपका सिस्टम का वो सेम होगा, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट। मतलब कि अगर इनिशियल स्टेट में इसका टेम्परेचर T1 था, फाइनल स्टेट में क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। चाहे आप इसको पाथ A से लेके जाएं, पाथ B से लेके जाएं या पाथ C से लेके जाएं। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इसको आप अच्छे से देखिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, उसके बाद फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।